हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइफ आगे हो रही है। आपका फिर से एक बार बच्चों स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने का पूरा प्रयास करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके मतलब को जानेंगे, तो बिहेवियर लाइफ में या कंपटीशन के में आप उसका यूज कर सकते हो। रटने से आप बोर्ड एग्जाम में नंबर तो अच्छे ला सकते हो, लेकिन आगे की जो कंपटीशन है उसमें आप फाइट नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, इसका यूज क्या है, और ये चीज़ होती है। तो आज जो चैप्टर आपका चौथा चल रहा था, फोर्थ चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसका लास्ट टॉपिक पे आज हम लोग पहुंच गए हैं। और ये टॉपिक नंबर है आपका 4.11। ये लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हिंदी में आप कह सकते हैं चल कुंडली धारामापी, इसी को आप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। अभी तक हमने पिछले कुछ चैप्टरों में जाना है, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, करंट, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आता है करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर। तो जैसे मान लेते हैं किसी सर्किट में करंट है, लेकिन इतनी करंट आप है कैसे पता चला? सब लोग ध्यान दें। किसी सर्किट में करंट 1.5 एम्पियर है, इसका मतलब 1.5 जो नापा है वो कहीं से तो आया होगा। करंट को मेजर करने के लिए कोई तो डिवाइस लगाई होगी। हाँ, ये हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं किसी कोई ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के सिरों पर देखो, इस रेजिस्टेंस के सिरों पर कितना वोल्टेज लगा है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट लगा है। इसको किसने मेजर किया? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसने इसको मापा? प्रतिरोध। इन्हीं चीजों का सवाल, इन्हीं चीजों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 1.5 एम्पियर है, ये किसने माप के रखा है, और 10 वोल्ट है, ये आया कहाँ से? तो इसी क्रम में टॉपिक है आपका क्या, देखिए ध्यान से। टॉपिक का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होगी। वो कॉइल कैसी होगी? मूविंग, मतलब चल रही होगी। तो इसलिए इसका, इस गैल्वेनोमीटर का नाम पड़ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होती है वो एमीटर होती है। हो सकता है आपने सुना हो, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर, हो सकता है नाम आपने सुना हो। अमीटर करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापन करता है। अब देखिए, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर ना तो अमीटर है और ना ही वोल्ट मीटर, तो फिर गैल्वेनोमीटर क्या है? तो एक तीसरी डिवाइस है ये। इन दो डिवाइसों के अलावा एक तीसरी डिवाइस है जिसका नाम क्या है? जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है तो सुनिए। गैल्वेनोमीटर सिर्फ सर्किट में करंट की उपस्थिति बताता है, मतलब सर्किट में करंट है या नहीं, सिर्फ इसकी उपस्थिति कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। उसको मेजर नहीं करता। करंट की वैल्यू कितनी है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको मतलब है करंट है या नहीं है। तो सिर्फ सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने वाली, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम ही गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर्किट में करंट की उपस्थिति बताता है या नहीं। जैसे कभी हो सकता है आप लोग मैकेनिक की दुकान पे गए हो, इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन के यहाँ गए होंगे, आपने देखा होगा उसके पास एक डिब्बा सा होता है आयताकार, उसमें लंबी लंबी सुई जैसी होती है। वो लगा के देखता है, तो उसमें जो पॉइंटर होता है, संकेतक, वो भागता है, वो बताता है कि इसमें सर्किट में करंट है कि नहीं, कहीं सर्किट ब्रेक तो नहीं हुआ, सर्किट कहीं टूटा तो नहीं है, करंट उसमें है कि नहीं है। तो इस हिसाब से वो पता लगाता है कि इसमें कहाँ डैमेज है, कहाँ उसको रिपेयर करना है। ये चीज़ होती है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके फिगर पर। तो आपको पता चल गया ना कि करंट को मेजर करेगा एमीटर, पोटेंशियल को मेजर करेगा वोल्टमीटर, और गैल्वेनोमीटर केवल करंट की उपस्थिति को बताएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल पर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत समझिए, सिद्धांत क्या होता है। इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है,
कॉइल मतलब कुंडली, उसी को आप लूप कह सकते हो, अदर वर्ड में क्या कह सकते हो, लूप। तो इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है मतलब कुंडली या लूप होता है, और हम उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। आप लोग इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। पिछले डेरिवेशनों का क्या मतलब होता है, सिर्फ यही मतलब होता है कि आप उनके बारे में अगले डेरिवेशन में यूज कर पाएं। तो हम पढ़ चुके हैं, जब किसी कॉइल या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आंसर है कि जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट बल तो जीरो होता है। आयताकार लूप को आपने रखा था, रेक्टेंगुलर लूप को रखा था, उस पर नेट बल कितना आया था, जीरो, के इक्वल एंड अपोजिट था। लेकिन क्या टॉर्क जीरो था, क्या बल आघूर्ण जीरो था, नहीं। वो बल आघूर्ण याद है आप लोगों को, टॉर्क कितना था, टाउ इक्वल टू एम बी साइन। अगर हमें एम नहीं लिखना है तो हम लोग लिखते हैं एन आई ए बी साइन। हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब भी किसी लूप या कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इतना टॉर्क लगेगा। तो इसी सिद्धांत पर काम करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि जब भी हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और टॉर्क लगने का मतलब क्या है, उसको घुमा रहा है, रोटेट करेगा, घुमाएगा। तो घुमाएगा तो क्या होगा, वो हम उसको चेक करेंगे। तो ये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल के बाद इसका हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसकी संरचना देखिए, इसका चित्र देखिए। तो इसके चित्र में आप लोग देखें, जैसे हमने समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। ये चुंबक है, मैग्नेट, इसके दो पोल हैं, एन और एस, अलग अलग ले लिया। एन का टुकड़ा आपने अलग कर लिया, एस का टुकड़ा अलग कर लिया। वैसे टुकड़े अलग होते नहीं है, लेकिन मान लिया कि इस साइड एन है और उस साइड एस है। अब ये बताइए, एन से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी चलती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लेंगे तो हमारा थीटा कितना बनेगा, जीरो, समांतर। थीटा जीरो बनेगा तो साइन जीरो, जीरो। तो टॉर्क जीरो, क्योंकि एनआई भी साइन जीरो। तो ये काम नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि जो थीटा बने वो कितना बने, 90। तो देखिए साइंटिस्टों ने इसमें डिजाइन की। उन्होंने क्या डिजाइन की, इसको ऐसे नहीं किया, उन्होंने इसको काट दिया। यहाँ से देखिए, डिजाइन करके काट दिया इसको, सेमी सर्कुलर। ये तो इस प्रकार से मैग्नेट को लिया। तो विशेष प्रकार की मैग्नेट, मतलब मैग्नेट वही है, सिर्फ उनकी डिजाइन इस प्रकार से ली है। तो इस ये अगर इसको आप कंप्लीट, इतने भाग को आप कंप्लीट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। हाँ, तो इससे अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो परपेंडिकुलर निकलेगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि गोले पर या स्फीयर पर परपेंडिकुलर कौन होता है, लंबवत कौन होता है, उसकी त्रिज्या, रेडियस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो त्रिज्याएं होती हैं ये हर बिंदु पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90। हर पॉइंट पर कितने अंश का, 90। मतलब सर्किल की प्रत्येक रेडियस इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। ये रूल्स होता है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है वो कैसे निकलने वाली है, परपेंडिकुलर, मतलब त्रिज्या के रूप में, रेडियस के रूप में। तो देखो फिलहाल इसमें हम एक सिस्टम लगा देते हैं। देखो जरा, ये हमारा एक कोर टाइप का मान लीजिए इसको। इस पर हमने कॉइल लगा दी। देखो कॉइल कैसे लगेगी। मान लीजिए कॉइल है, ठीक है। इस प्रकार से तार लपड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हम स्प्रिंग नुमा डालने वाले हैं, स्प्रिंग नुमा जैसे। इसको बता रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इस पर एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर मतलब संकेतक, और यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, पैमाना। तो यहाँ पर ये पॉइंटर है, मतलब जैसे रीडिंग पढ़ते हो, रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये पहिया घूमेगा, याद ध्यान दें सब लोग, जब ये पहिया घूमेगा, ठीक है, ये पॉइंटर भी उसके साथ साथ घूमेगा। तो करंट की रीडिंग आपको मिल जाएगी कि कितनी करंट इसमें
मतलब करंट का नहीं, करंट को तो मेजर ही नहीं करता, सॉरी बताएगा कि करंट है कि नहीं है। अब इससे क्या निकलेगी बेटा मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और वो किस रूप में निकलने वाली है, रेडियस रूप में। तो कैसे, एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, याद रखिएगा ये। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और एन से निकलती है और एस की ओर जाती हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी हो उतनी, क्योंकि जितनी निकलेगी उतनी ही जाएगी, ज्यादा तो नहीं होगी। लीजिएगा 3 3 6 7, सही ना, 3 3 6 2 लीजिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है एन से, कोई कहाँ जा रही है, यहाँ पर। अब बताओ इसमें एंगल कितना क्रिएट हो रहा होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हर रेडियस सरफेस पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो इसका एक नाम पड़ गया, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्या के रूप में है। यस, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये बन गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस से रेडियल शब्द बनता है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये फिगर था, और यहाँ पर ये क्या है, मैग्नेट। तो ये चुंबकीय क्या करेंगी, ये देंगी बेटा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र, ये देती है स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका नाम क्या है, कॉइल, मतलब कुंडली या कुंडली, ठीक है। और ये जो है ये स्प्रिंग, इसको एसपी नाम दे दो, स्प्रिंग। हाँ, एसपी इसको कमानी बोलते हैं, कमानी, जैसे आप गाड़ियों में कमानी टूटी, कमान, हाँ कहते हैं कमानी टूट गई है ना। और ये संकेतक है, पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये फिगर है, आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक से आप फिगर बना सकते हैं, एकदम बेस्ट फिगर उसमें बना हुआ है। तो इस देखिए, इसका भी नंबर आप लोगों को मिलता है, हाँ, तो इसलिए आपको फिगर भी कंफर्म करना है। अब हम चलते हैं, तो ये इसका देखिए थ्योरी लिखी जाती है कैसे, फिगर में क्या कहते हैं आप लोग, फिगर में चल कुंडली धारा मापी प्रदर्शित है, मतलब फिगर शोज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हम मानते हैं कि इसमें एक ये आयताकार कुंडली है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है, ठीक है। और इस कुंडली का कोई ना कोई एरिया होगा, उसका कॉइल का एरिया ए है। अच्छा, और इन स्थायी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये क्या होगा, बी। अब इस कॉइल में हम लोग क्या प्रवाहित कराएंगे, धारा कितनी, आई स्थायी। देखिए, जब इसमें कॉइल में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या लगने वाला है, टॉर्क, कितना बलाघूर्ण लगेगा, करंट, हाँ टॉर्क मतलब बलाघूर्ण बराबर, मतलब टॉर्क किसके कारण, धारा आई के कारण। समझ लो कॉन्सेप्ट, समझ लो, इसका लिखवाते हैं। तो जब धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें फेरों की संख्या एन, एरिया ए, कहाँ रखी है ये, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में। और आपने क्या प्रवाहित कराई, बलागुण कितना लगेगा, टाउ इक्वल टू एन ए बी, एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा कितना 90 परपेंडिकुलर है। तो हमारा बलागुण लग गया एन आई ए बी। क्या ये नया है, नो, क्या ये कहीं आ चुका है, यस सर, पिछले रेडिएशन में आ चुका है। अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा आप लोगों को ले चलते हैं प्लेबैक में। हाँ, आपने कभी चाबी वाले खिलौने देखे, चाबी वाले खिलौने, आप लोग करते क्या, उसकी चाबी को इस प्रकार से मरोड़ते हैं, ऐंठते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। कब तक रोटेट करते हैं, जब तक उसमें एनर्जी भर नहीं जाती पूरी। आप ऐंठते जाते हैं तो इसका मतलब उसकी स्प्रिंग में कोई एनर्जी भर रही है ना। क्यों, कैसे पता, जब आप उसमें चाबी भर देते हैं और छोड़ दें तो चलने लगता है। तो चल क्यों रहा है, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी भर दी। तो अब इसको दूसरे तरीके से सोचो, आपने उस चाबी पर क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर घुमा दिया, तो ये फोर्स लगाकर घुमाना ही बलागुण है, टॉर्क। टॉर्क कैसे बनता है, बल लगाकर घुमाना, तो बल लगाकर घुमाया आपने, बलागुण लगाया, टॉर्क लगाया। अब उसमें जो स्प्रिंग है उसमें ऐंठन भर गई, रोटेशन भर गए, तो रोटेशन भरना भी एक टॉर्क है। वो कौन सा टॉर्क है, काउंटर टॉर्क, एंटी टॉर्क, मतलब जो आपने किया है, आपने जो बलागुण दिया है उसका वो विरोधी बलागुण है।
समझ में आ रही कुछ बात हमारी? क्योंकि जब आप उसको रख देते हैं तो वो चलने लगता। तो क्यों चलने लगता है? क्योंकि जो उसमें काउंटर टॉर्क है वही फिर एक्टिव हो जाता है, इसलिए उसको खोलने लगता है तो वो सिस्टम। अरे उस सबको छोड़ दो, झूले को देखो, रस्सी वाले झूले को कभी ऐसे करके घुमाया है? आप ऐसे ऐंठते जाते हैं, टॉर्क लगा के आप क्या कर रहे हैं? ऐंठ रहे हैं। उसकी रस्सियों में ऐंठन भर रही है, टॉरिजिनल टाइप का ऐंठन भर रही है। अब आप उसको छोड़ दीजिए, आप जो लगा रहे थे वो ये था, उसमें जो रस्सी में ऐंठन भर रही वो काउंटर टॉर्क है। अब आप छोड़ देंगे तो जो काउंटर टॉर्क है वही उसको खोल देगा। ऐसा होता है। तो इसमें भी एक काउंटर टॉर्क बनेगा, और काउंटर टॉर्क किसमें बनेगा? कमानी। इसमें ऐंठन भरेगी। तो इसमें ऐंठन भरने पर काउंटर टॉर्क मतलब प्रतिरोधी वाला गुण, प्रतिरोधी बल का गुण किसमें भरेगा? ये पाइवोट कमानी में। इसका होता है टाउ इक्वल टू के फाई। क्या नाम है इसका? के फाई। इक्वेशन 2 के यहाँ पर है ऐंठन नियतांक। आपने उसमें ऐंठन भरी है, टॉरिजिनल कांस्टेंट है ऐंठन नियतांक। टॉरिजिनल कांस्टेंट और फाई। देखिए जब आप उसमें ऐंठन भरेंगे तो ऐंठन के बाद वो खुलेगा तो ये क्या होगा? विक्षेप। जैसे मान लेते हैं आप ऐंठन भर रहे थे तो ये संकेतक है इस प्रकार से, जैसे पहिया, आपने ऐंठ भरी तो पहिया इस प्रकार से घूमा, संकेतक घूम गया, ठीक है। और जो ऐंठन भरी थी वही ऐंठन खुलने के बाद ये वापस लौट आएगा। तो उसी का ये विक्षेप है। ये क्या है? डिफ्लेक्शन। ये क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन, विक्षेप समझते हो? स्टोप्लाइजर देखे हो? यस सर, यस। स्टोप्लाइजर देखे, जब लाइट आती है तो स्टोप्लाइजर में जो पॉइंटर होता है वो ऐसे चला जाता है, तो आप बता देते हैं 250 वोल्ट, 150 वोल्ट, 300 वोल्ट कितने वोल्ट आ रहा है, ठीक है, समझे? तो बेटा वो उसका पॉइंटर आगे क्यों चला गया? क्योंकि करंट आई, करंट आने से क्या लगा? टॉर्क लगने से ये घूम गया। वेरी गुड। तो इसने घुमा दिया। अच्छा, अब सपोज करिए लाइट चली गई, फिर मतलब सपोज करिए लाइट चली गई, तो जो पॉइंटर घुमा हुआ था संकेतक वो वही रहता है कि लौट आता है? तो जीरो पर कौन लाया? लाइट तो चली गई। जब लाइट चली गई तो लाया कौन? उसमें जो ऐंठन, बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, काउंटर टॉर्क। इसमें जो ऐंठन भर चुकी थी उसके घूमने से जिसमें ऐंठन भर चुकी थी, लाइट चली गई, अब यही ऐंठन खुल गई तो वो जीरो पर लौट आया, इसलिए काउंटर टॉर्क होता है। तो ये वही था, ठीक है। संतुलन की अवस्था में अब दोनों को बैलेंस कर दो, साम्य अवस्था बोलते हैं इसको, मतलब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बताइए ये दोनों, इसमें से कोई बड़ा छोटा होता है कि बराबर? बड़ा छोटा होगा? नहीं। देखो कैसे, करंट आई, इसने उसको ऐड दिया, करंट चली गई, फिर से जीरो पर लाया, तो काम बराबर नहीं है। एक जीरो से आगे ले गया, दूसरा जीरो पर ले आया, तो काम तो बराबर है ना। तो साम्य अवस्था में दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। साम्यावस्था में क्या हो जाएंगे? समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2, मतलब करंट के कारण टॉर्क और एंटी टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो क्या था बेटा? एन आई ए बी इक्वल टू कितना? के फाई। इसमें से डिफ्लेक्शन ज्ञात कर लीजिए, तो फाइबर और कितना आ जाएगा? एन आई ए बी अपॉन के। ये हमारा आंसर है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो विक्षेप हमारा या डिफ्लेक्शन हमारा कितना आ गया? देखो एन ए बी अपॉन के इंटू आई। यहाँ एक चीज, नई चीज आ गई है, देखो ध्यान से। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? फाइव प्रोपोर्शनल आई। क्यों? नंबर ऑफ टर्न आपने लिए हैं, निश्चित होंगे। एरिया कॉइल का निश्चित है, मैग्नेटिक फील्ड स्थायी है तो वो भी निश्चित है, के कांस्टेंट है। ये सारा कांस्टेंट हटने पर क्या जाएगा? प्रोपोर्शनल। बिल्कुल। तो वेयर मतलब जहां एन ए बी अपॉन के क्या है यहाँ पर? नियतांक, मतलब कांस्टेंट। इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका फिनिश होता है। क्या टफ है? नहीं। क्या करना है आपको? आप करंट फ्लो कराइए
एक बलाघूर्ण लगेगा NIAB sin थीटा। थीटा कितना 90, क्योंकि सब रेडियल है, सब त्रिज्या के रूप में। एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें जो ऐंठन भर गई उसका कोई विरोध करेगा? तो इस कमानी में भी ऐंठन भर जाएगी, तो काउंटर टॉर्क होता हो, काउंटर टॉर्क K फाई, और दोनों को आप क्या कर दोगे? बराबर। जो बचेगा वो आंसर। बिल्कुल। तो अगर करंट ज्यादा होगी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, करंट कम होगी डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इस प्रकार से इतना आप लोग तैयार कर सकते हो। तो लिखो पहले। देखिए आपका ये जो विक्षेप था, विक्षेप आ गया NAB/K × I, इसमें कांस्टेंट कर दिया। अब आप देखिए सही ना करा यार, चल लगा देखिए इसमें आप लोग इतना पहुंच चुके थे। उसके आगे अब इसमें जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, इसमें दो सेंसिटिविटी आती है। देखिए इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दो चीजों में, एक अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर। अमीटर वो जो करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा। तो उस अमीटर और वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी, उसकी सुग्राह्यता क्या होगी, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने पहली हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी, इसका सिंबल हो जाएगा CS, इसी को आप धारा सुग्राह्यता। तो आपने पढ़ा क्या है ये फाई इतना। अगर हम करंट का इसमें डिवाइड करते हैं, मतलब डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन इन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। मतलब प्रति एकांक धारा में जितना विक्षेप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धारा सुग्राह्यता। φ/I को वहां से कैलकुलेट करोगे तो बचेगा क्या? NAB/K। तो करंट की सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाकर। ठीक है। दूसरा वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम क्या लिखेंगे? VS। इसको समझो, कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो कि जब करंट सेंसिटिविटी में करंट का डिवाइड है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में वोल्टेज का डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें I था, इसमें V रख दिया हमने। फाई की वैल्यू वहां से उठा लीजिए, NAB/K × I, अपॉन में कितना? V इक्वल टू कितना होगा? I से I कैंसिल। हमारा फाइनली आंसर बचा वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB/K R। इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो चीजें आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है। ऑल द बेस्ट।